उसने फोन की ओर देखा तो प्रकृति का कॉल था। हृदय ने झट से कॉल रिसीव किया। हेलो, उधर से आवाज आई। हेलो। प्रकृति का कॉल आने से हृदय को अलग ही खुशी का एहसास हुआ था। कॉलेज में फर्स्ट डे कैसा रहा? प्रकृति ने पूछा। अच्छा था, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था, हृदय ने कहा। That's गुड। इतनी लेट कॉल करने के लिए सॉरी। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। तुम कभी भी कॉल कर सकती हो। अच्छा, वो मैंने तुम्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था कि कॉलेज में न्यू स्टूडेंट्स की जमकर रैगिंग होती है और तुमने तो रौनक से पंगा भी ले लिया है, इसलिए उससे बचकर रहना। प्रकृति ने याद दिलाया। इस पर हृदय बोला, डोंट वरी अबाउट इट, मैं ध्यान रखूंगा। एंड थैंक्स। ओके देन, सी यू सून, टेक केयर, गुड नाइट। इतना कहकर प्रकृति ने कॉल कट कर दिया। अगले दिन नए कॉलेज में हृदय को ना सिर्फ अच्छे से पढ़ना था, बल्कि अपने नए दुश्मन रौनित से आगे भी निकलना था। रौनित थोड़ा ईगोइस्टिक था, लेकिन वो एक अच्छा स्टूडेंट भी था और ये बात हृदय के ईगो को भी बर्दाश्त नहीं थी, पर वो उससे उलझना नहीं चाहता था। लेकिन क्या करें जब किस्मत ही खराब हो। बाप रे, आज फिर से लेट हो गया। अब बस प्रोफेसर घोष के क्लास में आने से पहले पहुंच जाऊं। हृदय बड़बड़ाता हुआ कॉलेज कॉरिडोर में भाग रहा था। तभी वो अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। वो अपने कपड़े झाड़ते हुए उठा कि तभी उसे हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने सामने देखा तो रौनित अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ खड़ा हुआ था और उसी ने टांग अड़ाकर उसे गिराया था। क्या बात है, बड़ी जल्दी में हो? उनमें से एक आवाज आई। दिखाई नहीं देता क्या? यहां पर सीनियर्स खड़े हैं। किसी दूसरे ने कहा, आई एम सॉरी। हृदय सुबह सुबह बेवजह बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वो सॉरी बोलकर आगे बढ़ने लगा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, हमसे मिल तो लो। रौनित ने हृदय का रास्ता रोकते हुए कहा। देखो रौनित, मैं सुबह सुबह इन फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, मेरे रास्ते से हट जाओ। हृदय ने कहा, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सीनियर्स को सर या मैम कहकर बुलाते हैं? ग्रुप में जो लड़की चुपचाप खड़ी थी, इस बार वो आगे आकर बोली। तभी एक आवाज आई। What are you all doing here? Don't you have any classes today? सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर प्रोफेसर घोष खड़े हुए थे। सॉरी सर, वी आर जस्ट गोइंग। इतना कहकर वो सभी वहां से निकल गए। एंड यू, शुड आई हैव टू इनवाइट यू पर्सनली? हृदय को अभी भी वहां पर खड़ा देखकर प्रोफेसर घोष ने उसे घूरते हुए कहा। नो सर, गोइंग देयर, हृदय ने कहा और सीधे क्लास में घुस गया। प्रोफेसर घोष इस मेडिकल कॉलेज के सीनियर मोस्ट फैकल्टी थे और उनका पहला लेक्चर हृदय की क्लास में ही होता था। अभी तो बच गया, देखते हैं आगे से कौन बचाता है। इतना कहकर रौनित अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास की ओर जाने लगा। दरअसल जिस कॉलेज में हृदय मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आया था, रौनित उस कॉलेज में 4th ईयर का स्टूडेंट था और प्रकृति का बैचमेट था। आज दोपहर 4th ईयर के स्टूडेंट्स की इमरजेंसी में ड्यूटी लगी थी और इस समय रौनित एक पेशेंट के पास खड़ा उसकी प्रिस्क्रिप्शन को स्टडी कर रहा था और साथ ही साथ वाइटल्स भी नोट कर रहा था। उसके साथ यहाँ पर सीनियर फिजिशियन डॉक्टर शर्मा भी खड़े हुए थे, जो उसे और बाकी के स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहे थे। तभी एक नर्स ने आकर कुछ पेपर्स डॉक्टर शर्मा को देते हुए कहा, डॉक्टर शर्मा, इस पेशेंट को सीएमओ सर ने रेफर किया है, कहा है पॉइजनिंग का केस है, आप अर्जेंट। अभी नर्स अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि पीछे से एक 35 साल का व्यक्ति एक 7-8 साल के बच्चे को अपनी गोद में उठाए तेजी से उनकी ओर आ रहा था। डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, ना जाने अचानक से इसको क्या हो गया है, सुबह तक तो एकदम ठीक था। उस व्यक्ति ने डॉक्टर शर्मा से कहा। यह सोचकर कि ये सीएमओ का रिलेटिव है, डॉक्टर शर्मा ने रौनित को इशारे से उस पेशेंट को बेड पर लेटाने और वाइटल्स लेने का इशारा कर दिया। आप चिंता मत कीजिए और शांति से मुझे बताइए कि आपके बच्चे को हुआ क्या है। डॉक्टर शर्मा ने उस व्यक्ति से आराम से पूछा। पता नहीं, सुबह जब ये स्कूल गया तो बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन अचानक से स्कूल से फोन आया कि ये अनकॉन्शियस हो गया है। उसके बाद से ही इसे होश नहीं आ रहा है।
कई सारे हॉस्पिटल ने इसे एडमिट करने से मना कर दिया है, पेशेंट के साथ आई व्यक्ति ने बताया। इतना पूछकर डॉक्टर शर्मा ने उस बच्चे की आंखें और जीभ चेक की और कुछ इंजेक्शन और दवाएं लिखकर दे दी। आप ये दवाएं लेकर आए और रोनित, तुम पेशेंट पर ध्यान दो। इतना कहकर डॉक्टर शर्मा वहां से वापस अपने कैबिन की ओर चले गए। इधर रोनित की देखरेख में नर्स ने जल्दी से पेशेंट का मेडिकेशन शुरू कर दिया। अभी आधी से कम ही दवाइयां चढ़ पाई थी कि अचानक पेशेंट के वाइटल साइन लो होने लगे और मशीन से बीप बीप की आवाजें आना शुरू हो गई। रोनित ने जब ये सब देखा तब वो बहुत डर गया और वो फौरन डॉक्टर शर्मा को बुलाने के लिए उनके कैबिन की तरफ भागा। रोनित के साथ डॉक्टर शर्मा भागे भागे आईसीयू में पहुंचे। सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पेशेंट के मुंह से झाग निकल रहा था और उसके वाइटल साइन देखकर लग रहा था कि बस अभी अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। ये क्या किया तुमने डॉक्टर? अभी तक तो मेरा बच्चा सिर्फ बेहोश था, लेकिन अब इसके हाथ पैर ठंडे कैसे पड़ने लगे हैं? पेशेंट के साथ आई व्यक्ति ने डॉक्टर शर्मा के आते ही उनका कॉलर पकड़ लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। पेशेंट के साइन पॉइजनिंग के थे, इसलिए मैंने इसे वही दवाई दी थी। डॉक्टर शर्मा ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा। दूसरी ओर हृदयम अपनी क्लासेस लेने के बाद घर ही जा रहा था कि आईसीयू में होते हंगामे की आवाज उसके कानों में पड़ी और वो उसी ओर आगे बढ़ गया। अब तक आईसीयू के बाहर कई सारे स्टूडेंट्स जमा हो गए थे। अंदर पेशेंट का फैमिली मेंबर डॉक्टर शर्मा से लड़े जा रहा था और पेशेंट की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। हृदयम ने जब सामने पेशेंट को देखा तो अचानक उसके गले में पड़ा लॉकेट उसे उस पेशेंट की ओर धकेलने लगा और वो भीड़ से होता हुआ सीधे पेशेंट के बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने ध्यान से बेड पर लेटे उस बच्चे को देखा। उस समय उस बच्चे की हार्ट बीट एकदम धीमी होने लगी थी। बच्चे की नसों में खून के साथ एक बैंगनी कलर का तरल पदार्थ पूरे शरीर में बह रहा था, जो शायद कोई वायरस था। ये पॉइजनिंग का केस नहीं है, इस बच्चे पर किसी वायरस ने अटैक किया है। अगर इसे कुछ ही देर में सही दवा नहीं मिली तो इसकी जान बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। हृदयम ने कहा। तुम कौन हो? तुम्हें यहां आईसीयू में किसने आने दिया? नर्स, इस लड़के को फौरन यहां से बाहर करो। रोनित, तुम एंटीडोट तैयार करो। डॉक्टर शर्मा ने कहा। इस केस में एंटीडोट काम नहीं करेगी, उल्टा वो केस और बिगाड़ देगी। हृदयम ने एक बार फिर से कहा। डॉक्टर मैं हूं या तुम? डॉक्टर शर्मा ने गुस्से से हृदयम को घूरा। सर, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये ओवर कॉन्फिडेंट लड़का एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, रोनित ने कहा और तैयार किया हुआ एंटीडोट का इंजेक्शन डॉक्टर शर्मा को दे दिया। सर, आप प्लीज मेरी बात मानिए, ये इंजेक्शन इस बच्चे की हालत को और खराब कर देगा। दे दिया। अभी बस डॉक्टर शर्मा ने इंजेक्शन लगाया ही था कि बच्चे का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। देखा, मैंने कहा था ना, ये इंजेक्शन पेशेंट पर रिएक्ट कर जाएगा, हृदयम ने कहा। अब एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हें तो। अभी डॉक्टर शर्मा बोल ही रहे थे कि पेशेंट के फैमिली मेंबर ने उनका कॉलर पकड़कर घसीट लिया। ये सब क्या हो रहा है? भीड़ देखकर प्रोफेसर घोष भी वहां आ गए थे और सारा नजारा अपनी आंखों से देख चुके थे। सीनियर फैकल्टी होने के साथ साथ प्रोफेसर घोष रिटायर्ड सीएमओ भी थे, इसलिए मेडिकल कॉलेज में उनकी अच्छी खासी इज्जत थी और सब उनसे डरते भी थे। देखिए ना सर, ये हृदयम यहाँ पर डॉक्टर शर्मा को ट्रीटमेंट करना सिखा रहा है, रोनित ने कहा। I didn't ask you, मिस्टर, प्रोफेसर घोष ने रोनित से कहा। तुम्हें पता है इस बच्चे को क्या हुआ है? क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? प्रोफेसर घोष ने हृदयम से सवाल किया। जी सर, मैंने पेशेंट की पल्स रीड की है। मुझे लगता है कि इस पर किसी वायरस ने अटैक किया है। मैं इसे ठीक कर सकता हूं, हृदयम ने कहा। ओके, डू व्हाट यू वांट, लेकिन ध्यान रहे, अगर इस पेशेंट को कुछ हुआ तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, प्रोफेसर घोष ने कहा। फिर दूसरी तरफ मुड़कर बोले, नर्स, असिस्ट हिम। लेकिन सर, डू आई नीड टू रिपीट माई सेल्फ? प्रोफेसर घोष ने कहा। नो सर, नर्स ने कहा। आप सभी लोग पेशेंट के पास भीड़ न लगाएं, हृदयम ने कहा। फिर उसने अपने बैग से एक जड़ी बूटी निकाली जो वो हिमालय से लेकर आया था और फौरन उसे पीसने लगा। इसी के साथ उसने पेशेंट के हाथ पर हल्का सा एक कट लगाकर उस पर एक बड़ा सा पत्ता रख दिया। जड़ी बूटी का अर्क निकालकर
हृदय ने बच्चे के मुंह में डाल दिया। आईसीयू में रखी मशीन से आवाज आना बंद हो गई थी और पेशेंट के वाइटल साइन भी नॉर्मल होने लगे थे। वहां पर मौजूद डॉक्टर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हृदय आखिर कर क्या रहा है। तभी पेशेंट के हाथ पर लगे कट से एक बैंगनी लिक्विड निकला। पेशेंट अब नॉर्मल है। नर्स, इसे 3 एंटीबायोटिक इंजेक्शन आरएल में मिला दीजिए। आपके बच्चे को 12 घंटे में होश आ जाएगा। डोंट वरी। हृदय इतना कहकर वहां से जाने लगा। हृदय, तुम मेरे कैबिन में आओ, प्रोफेसर घोष ने कहा और वो वहां से चल दिए। डॉक्टर शर्मा ये सब देखकर अभी भी शॉक में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हृदय ने इस पेशेंट को ठीक कैसे किया। हृदय प्रोफेसर घोष के कैबिन के दरवाजे पर आकर उनसे पूछता है, मे आई कम इन सर? प्रोफेसर घोष उसकी तरफ देखकर कहते हैं, ओ यस प्लीज हृदय। हृदय, वी आर फेसिंग अ वेरी सीरियस एंड क्रिटिकल सिचुएशन। वी नीड योर हेल्प। ऑफ कोर्स सर, ये मेरी खुशनसीबी होगी अगर मैं आपके काम आ सकूं। हृदय, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुमने किस ट्रीटमेंट या मेडिसिन से उस बच्चे की जान बचाई। मुझे तुम केवल इतना बता दो कि क्या तुम सेम सिम्टम्स वाले दूसरे बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकते हो? यस सर। वेरी गुड। ये कहते हुए प्रोफेसर घोष ने टेबल पर रखी बेल बजाई और पियोन को डॉक्टर शर्मा को उनके पास तुरंत भेजने के लिए कहा। डॉक्टर शर्मा के कैबिन में एंट्री करते ही प्रोफेसर घोष ने कहा, डॉक्टर शर्मा, आप और हृदय अपनी पूरी तैयारी के साथ सिटी हॉस्पिटल जाइए। वहां सेम केस के कई बच्चे एडमिट हुए हैं जिन पर किसी भी मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा है। सीएमओ ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं आप लोगों को उनके ट्रीटमेंट के लिए वहां भेज दूं। आप लोग तुरंत जाइए। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर शर्मा, आप हृदय को अपने ढंग से इलाज करने देंगे। बस आप उसे असिस्ट करेंगे। डॉक्टर शर्मा अंदर ही अंदर हृदय से चिढ़ रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट उन्हें बताएगा कि इलाज कैसे करना है, लेकिन वो प्रोफेसर घोष की बात भी नहीं काट सकते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी डॉक्टर शर्मा को हृदय के साथ सिटी हॉस्पिटल जाना पड़ा। हृदय के साथ डॉक्टर शर्मा सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। वहां मौजूद ड्यूटी डॉक्टर अतुल ने उन्हें बताया, करीब 10 बच्चे एडमिट हुए हैं और ये सभी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोपहर में रिसेस के दौरान ग्राउंड में इन्हें एक मरा हुआ चमगादड़ मिला। उसके संपर्क में आने के बाद से ही इनमें तेज बुखार और पॉइजनिंग के सिम्टम्स दिखने लगे। डॉक्टर शर्मा ने कहा, ओके डॉक्टर, अब आप चिंता मत करिए, मैं आ चुका हूं। ड्यूटी डॉक्टर बोले, डॉक्टर शर्मा, आपके बारे में हमें पता चला है कि किस तरह आपने एक बच्चे की जान बचाई है। हमें पूरी आशा है कि आप इन बच्चों को भी बचा लेंगे। हृदय वहीं खड़ा सब सुन रहा था। डॉक्टर शर्मा ने एक बार भी हृदय के बारे में कुछ नहीं कहा। वो बस उसे इग्नोर कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा ने ड्यूटी डॉक्टर से कहा, मुझे किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, इसलिए मैं जो इंस्ट्रक्शंस दूं उन सभी को आप बिना किसी क्वेश्चन के फॉलो करेंगे। डॉक्टर शर्मा पीपीई किट पहनकर आईसीयू वार्ड की ओर जाने लगे तो हृदय भी उनके साथ वार्ड में जाने लगा। लेकिन डॉक्टर शर्मा उसे गेट पर रोकते हुए कहते हैं, जब तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम्हें बुलाया जाएगा। हृदय डॉक्टर शर्मा को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन डॉक्टर शर्मा अपनी ईगो के कारण उन बच्चों की जान से खिलवाड़ करते हुए उसे अंदर आने से मना कर देते हैं। आखिरकार हृदय के बहुत मनाने के बाद भी उसे अंदर नहीं आने दिया जाता। डॉक्टर शर्मा अंदर जाकर अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उन्हें अब तक पता चल चुका था कि यह बीमारी पॉइजनिंग नहीं, किसी वायरस के कारण हुई है। डॉक्टर शर्मा ने सोचा ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन होगा जिसे एंटीबायोटिक के द्वारा खत्म किया जा सकता है। बिना देर किए उन्होंने हायर एंटीबायोटिक्स के डोज बच्चों को देने का ऑर्डर ड्यूटी डॉक्टर को दे दिया। इन सबको डॉक्सीसाइक्लिन एनएस दे दो। डॉक्टर शर्मा ने ट्रीटमेंट शुरू ही किया था कि वहां सीएमओ भी पहुंच गए। सीएमओ इतनी तेजी में थे कि आईसीयू के बाहर बैठे हृदय को देख नहीं पाए। अंदर आकर सीएमओ ने डॉक्टर शर्मा से कहा,
हाय डॉक्टर, प्रकृति मेडिकल कॉलेज से आप ही आए हैं? यस सर, आई एम डॉक्टर शर्मा। नाइस टू मीट यू। थैंक गॉड डॉक्टर आप यहां आ गए। डॉक्टर शर्मा सीएमओ के सामने ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्होंने ही उस बच्चे का इलाज किया था। उन्होंने हृदय का क्रेडिट खुद ले लिया था। सीएमओ ने पूछा, अभी क्या रिपोर्ट है? आखिर ये सब किस कारण बीमार हुए हैं? सर, ये सब एक वायरस अटैक का शिकार हुए हैं और इन्हें मैंने एंटीबायोटिक्स दे दी हैं। कुछ देर में ही इन सबको आराम मिल जाएगा। आई होप सो। जब तक इन बच्चों की सेहत में सुधार नहीं होता तब तक हम सब यहीं आपके साथ ही रहेंगे डॉक्टर शर्मा। सीएमओ की टीम और डॉक्टर्स के बीच बातें चल ही रही थी कि तभी कुछ बच्चों के वाइटल साइंस तेजी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। डॉक्टर शर्मा परेशान होकर वहां खड़ी नर्सेस को एक के बाद एक कई दवाइयों की पर्ची देकर उन्हें मंगवाते हैं। माथे का पसीना पोंछते हुए वो अपना ट्रीटमेंट जारी रखते हैं। वो लगातार नई नई दवाइयां बदल रहे थे, लेकिन उन बच्चों की सेहत में सुधार तो दूर बल्कि उनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। कुछ बच्चों को सांस लेने की दिक्कत होने लगी थी। ये देखकर आखिरकार सीएमओ का धैर्य टूट जाता है और वो डॉक्टर शर्मा से पूछते हैं, डॉक्टर शर्मा, आप इतनी जल्दी जल्दी दवाइयां क्यों चेंज कर रहे हैं? बच्चों की सेहत में सुधार होने की जगह इनकी कंडीशन और क्रिटिकल होती जा रही है। आखिर आप कर क्या रहे हैं? डॉक्टर शर्मा ने घबराकर अपने माथे पर उभरी पसीने की बूंदों को पोंछते हुए सीएमओ से कहा, सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर शर्मा की हालत को देखकर सीएमओ को सिचुएशन समझते देर नहीं लगी। उन्होंने डॉक्टर शर्मा से पूछा, डॉक्टर, प्रोफेसर घोष ने 2 डॉक्टर्स भेजे थे ना, तो दूसरे डॉक्टर कहां हैं? डॉक्टर शर्मा कुछ कहते उससे पहले ड्यूटी डॉक्टर बोल पड़े, सर, वे आईसीयू के बाहर बैठे हैं। डॉक्टर शर्मा ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया था। सीएमओ ने गुस्से से डॉक्टर शर्मा की ओर देखते हुए कहा, उन्हें तुरंत अंदर बुलाओ। हृदयम आईसीयू के बाहर लगातार अपनी घड़ी की सुइयों की चाल से वायरस के गंभीरता के लेवल को काउंट कर रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अब तक वायरस सेकंड स्टेज पर पहुंच चुका होगा। इसे थर्ड स्टेज में पहुंचने में बस 10 मिनट ही बचे हैं। अब तक सिचुएशन डॉक्टर शर्मा के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी होगी। मुझे बुलावा आने ही वाला है। ये कहते हुए हृदयम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। तभी मिनट की सुई 12 पर आई। हृदयम ने जल्दी से पीपीई किट पहनी और अपनी जड़ी बूटियों से बनी दवाई को तैयार कर लिया। हृदयम जैसा प्रेडिक्ट कर रहा था सब वैसा ही हो रहा था। हृदयम ने काउंटडाउन करते हुए कहा, 1, 2, 3 और अब दरवाजा खुलेगा। हृदयम के इतना कहते ही आईसीयू का दरवाजा खुला और ड्यूटी डॉक्टर ने उसे कहा, सर प्लीज जल्दी चलिए। पहले से ही तैयार हृदयम बिना देरी किए आईसीयू में चला गया। अंदर डॉक्टर शर्मा अपना सर नीचे किए एक कोने में खड़े थे। गुस्से से लाल हो रहे सीएमओ के चेहरे को देखकर हृदयम को मामले की गंभीरता समझते देर नहीं लगी। सीएमओ ने हृदयम से पूछा, क्या आप वही हैं जिसने उस बच्चे का इलाज किया था? यस सर, मैंने ही उस बच्चे का इलाज किया था। कम ऑन यंग मैन, जल्दी करो, इन बच्चों की हालत बहुत खराब हो रही है। घबराइए मत सर, अभी वायरस को रोकने के लिए हमारे पास 5 मिनट हैं, जो मेरे लिए काफी हैं। ये कहकर हृदयम ने टेबल पर रखी घड़ी पर टाइमर सेट किया और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। सीएमओ ने देखा कि हृदयम मेडिसिन का यूज ना करके जड़ी बूटियों से इलाज कर रहा है और ये देखकर उन्हें हैरानी के साथ बहुत गुस्सा आया। हृदयम को रोकते हुए उन्होंने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? इस घास फूस से वायरस को रोकोगे? इन दादी माँ के नुस्खों से जुकाम ठीक हो सकता है। वायरस आवाज में सीएमओ से कहा, सर, आप इस लड़के पर भरोसा रखिए। इन जड़ी बूटियों ने ही उस बच्चे की जान बचाई थी। हृदयम ने सीएमओ की बातों को अनसुना करते हुए अपना इलाज जारी रखा। सबकी नजरें घड़ी की सुई पर थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था आईसीयू में टेंशन बढ़ती जा रही थी। करीब 3 मिनट बीतते ही जड़ी बूटियों ने असर दिखाना शुरू कर दिया। नर्स ने एक मशीन की रीडिंग को देखा और एक्साइटेड होकर बोली, सर, बच्चों की पल्स नॉर्मल हो गई है। जिन बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी अब वो भी नॉर्मल हो गए हैं। सीएमओ ने सभी बच्चों को खुद चेक किया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी बच्चे अब खतरे से बाहर थे। चमत्कारी डॉक्टर। सीएमओ ने हृदयम का हाथ पकड़ लिया और कहा, छोटे प्रतिभाशाली डॉक्टर
मैंने अपने पूरे सर्विस पीरियड में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। तभी एक बच्चे को गोद में उठाए कुछ लोग आईसीयू के अंदर आए। ये ब्राइट ग्रुप के चेयरमैन विशाल ओबेरॉय थे। विशाल अपने बच्चे को गोद में उठाए बदहवासी में सीएमओ से बोले, सीएमओ सर, मैंने आपके ऑफिस में फोन किया था। मुझे पता चला कि आप सिटी हॉस्पिटल में हैं, जहां मेरे बेटे के क्लासमेट्स को रखा गया है। प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। घबराइए नहीं, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये है डॉक्टर हृदयम, जिन्होंने सभी बच्चों को ठीक किया है। ये आपके बच्चे को भी ठीक कर देंगे। ये सब बातें चल ही रही थी कि गोद में लेटे बच्चे के मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया। विशाल ओबेरॉय ने घबराहट से अटकी हुई आवाज में हृदयम से कहा, डॉक्टर जल्दी कुछ कीजिए, मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। जितना खर्चा लगे मैं देने को तैयार हूं। हृदयम ने जवाब दिया, घबराइए नहीं, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। विशाल ओबेरॉय ने गिड़गिड़ाते हुए हृदयम से कहा, डॉक्टर अगर आपने मेरे बेटे की जान बचा ली तो मैं अपना एक होटल आपके नाम कर दूंगा। प्लीज मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। हृदयम ने बिना जवाब दिए बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। कुछ देर की टेंशन के माहौल के बाद एक नर्स ने सभी को खुशखबरी दी, सर आपका बेटा अब खतरे से बाहर है और उसे होश भी आ चुका है। ये सुनते ही ओबेरॉय परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और वो सब अपने बेटे के पास जाते हैं। विशाल ओबेरॉय हृदयम के हाथ जोड़ते हुए बोला, डॉक्टर आपने मेरे बेटे की जान बचाकर हम पर एक बड़ा उपकार किया है। मैंने आपसे वादा किया था, मेरा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बना नया आलीशान 5 स्टार होटल आज से आपका हुआ। मेरे एडवोकेट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं। विशाल ओबेरॉय, जिनकी देश विदेश में हजारों करोड़ों की संपत्ति थी, जिनके सामने बड़े बड़े लोग हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वो आज हृदयम जैसे एक गरीब लड़के के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। हृदयम ने विशाल ओबेरॉय से कहा, सर मैंने जो किया ये मेरा फर्ज था। मैंने किसी लालच में आकर आपके बेटे की जान नहीं बचाई। आप नहीं जानते डॉक्टर, आपने हमारी फैमिली पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरी शादी के 25 साल बाद हमें संतान हुई थी। मेरे बेटे की जिंदगी से बड़ी मेरे लिए कोई संपत्ति नहीं, इसलिए आप हमारी तरफ से यह तोहफा स्वीकार कीजिए। एडवोकेट प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर पहुंचे तो ओबेरॉय ने हृदयम से कहा, डॉक्टर इन पेपर्स पर मैंने साइन कर दिए हैं। आज से आप इस होटल के मालिक हैं। आज सुबह की ही बात है जब हृदयम अपनी मां को ट्रेन में बिठाने के बाद खुद से वादा कर रहा था कि वो एक दिन अमीर आदमी बनेगा और अपनी मां और परिवार को दुनिया की सारी खुशियां देगा। लेकिन वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा, इसकी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। हृदयम के लाख मना करने के बाद भी जब विशाल ओबेरॉय नहीं माने, तब हृदयम को मजबूरन उन पेपर्स पर साइन करना पड़ा। विशाल ओबेरॉय ने हृदयम की ओर एक कागज बढ़ाया। हृदयम ने हैरान होकर ओबेरॉय से कहा, ये क्या है? डॉक्टर ये हमारी दोस्ती की शुरुआत की खुशी में 5 करोड़ रुपए का चेक। हृदयम कल तक जिसके पास मां के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, वो आज करोड़ों का मालिक बन चुका था। विशाल ओबेरॉय ने हृदयम को गले लगाया और अपनी दोस्ती की बधाई देते हुए कहा, आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे मिल सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे से अपने नंबर एक्सचेंज किए और ओबेरॉय अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से चले गए। कार में एडवोकेट ने ओबेरॉय से पूछा, सर मुझे लगता है हमने फीस कुछ ज्यादा ही दे दी। ओबेरॉय ने सिगार जलाया और मुस्कुराते हुए एडवोकेट से बोले, आप जानते हैं मैं कोई भी घाटे का सौदा नहीं करता। मैंने दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर से बात की थी, कहीं भी इस वायरस का कोई इलाज अभी तक बना नहीं है। मैंने तो अपने बेटे को पाने की पूरी आशा ही छोड़ दी थी। अगर इस कीमत में इतने बेहतरीन डॉक्टर की दोस्ती नसीब हो जाए तो मुझे इसमें कोई लॉस नहीं लगता। ये डॉक्टर हमारे मेडिकल कंपनी के बहुत काम का है। ये हमारे लिए नई दवाइयों को इन्वेंट करेगा जिससे हम अरबों कमाएंगे। मान गए सर आपको। कहीं से भी बिजनेस के लिए फायदा निकालना कोई आपसे सीखे। दोनों मुस्कुराते हैं। क्या विशाल ओबेरॉय का कोई और भी मकसद है?
हॉस्पिटल के बाहर हृदयम हाथ में फाइल और चेक पकड़े हुए खड़ा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज सुबह तक वो एक गरीब लड़का था और शाम होते होते वो करोड़ों का मालिक बन चुका था। उसके मन में खुशी और आश्चर्य दोनों के भाव चल रहे थे। तभी सीएमओ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वेल डन डॉक्टर हृदयम, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि आपने आयुर्वेद की इतनी जानकारी कहां से पाई? हृदयम ने सीएमओ को बताया, मेरे पिता डॉक्टर अमर प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के एक्सपर्ट और रिसर्चर थे। मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट का जो कुछ भी नॉलेज है, ये सब उनकी ही देन है। ऐसे महान डॉक्टर से मैं भी मिलना चाहूंगा। हृदयम ने थोड़ा उदास होकर कहा, आई एम सॉरी सर, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। सीएमओ ने अफसोस जताते हुए कहा, ओह, आई एम रियली सॉरी। हृदयम और सीएमओ के बीच बातें चल ही रही थी कि तभी डॉक्टर शर्मा भी अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर वहां पहुंच गए और सीएमओ से माफी मांगते हुए कहते हैं, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सीएमओ ने डॉक्टर शर्मा पर चीखते हुए कहा, तुम जैसे लोगों ने ही हमारे प्रोफेशन को बदनाम कर रखा है। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से इन मासूम बच्चों की जान जा सकती थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज से तुम्हारा प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट खत्म किया जाता है। डॉक्टर शर्मा सीएमओ के पैरों में गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। सीएमओ डॉक्टर शर्मा पर खींचते हुए कहते हैं, ये रोना बंद करो, अब कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हें माफी केवल एक ही शर्त पर मिल सकती है, जब डॉक्टर हृदयम तुम्हें माफ कर दें। उनका ही डिसीजन अंतिम होगा कि तुम्हारे साथ क्या कर। परिवार सड़क पर आ जाएगा, प्लीज मुझ पर दया करो। डॉक्टर शर्मा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। हृदयम ने डॉक्टर शर्मा को समझाते हुए कहा, डॉक्टर शर्मा, आपने जो किया है उसके लिए आप माफी के काबिल नहीं हैं, लेकिन आप एक अच्छे और सीनियर डॉक्टर हैं। आपको अपने किए का पछतावा भी है। इसलिए मैं आपके मेडिकल लाइसेंस को सिर्फ 1 साल के लिए टर्मिनेट करने की सिफारिश सीएमओ सर से करता हूं। इस दौरान आप किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अगर ऐसा करते पाए गए तो आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने हृदयम के सामने हाथ जोड़कर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया हृदयम, दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। मैं कभी भी प्रोफेशन में अपने ईगो को आगे नहीं आने दूंगा। ये कहते हुए डॉक्टर शर्मा वहां से चले गए। सीएमओ हृदयम से कहते हैं, आप जितने महान डॉक्टर हैं उतने ही नेक दिल इंसान भी हैं। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। मैं आपको सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर की पोस्ट ऑफर करता हूं। यह शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आपको 5 अंकों की एक बेहतरीन सैलरी के साथ बंगला, गाड़ी, सब कुछ दिया जाएगा। हृदयम ने सीएमओ से कहा, सर आपका ऑफर शानदार है, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। शायद आपको पता नहीं, मैं अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। एक स्टूडेंट के लिए इतनी बड़ी पोस्ट पर रहना सही नहीं होगा। हृदयम आगे कुछ बोल पाता, इसके पहले सीएमओ ने उसे टोकते हुए कहा, यह मेरी प्रॉब्लम है, उसे मैं देख लूंगा। बस आप हां कह दीजिए। आप काम के दौरान अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। सिटी हॉस्पिटल शहर की जानी मानी हस्ती डॉक्टर विक्रांत बत्रा का था, जो सीएमओ के बड़े अच्छे दोस्त थे। सीएमओ किसी भी तरह हृदयम को सिटी हॉस्पिटल ज्वाइन करवाना चाहते थे, लेकिन सर, सिटी हॉस्पिटल एक एडवांस्ड एलोपैथिक हॉस्पिटल है और मैं भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद का डॉक्टर हूं। ऐसे में मेरा यहां काम करना मेरी जॉब को जस्टिफाई नहीं करेगा और यहाँ के डॉक्टर्स को भी मेरे साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल होगी। सीएमओ ने निराश मन से कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अगर आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। अभी आप अपने होटल पर ध्यान देना चाहेंगे, लेकिन कभी भी आपका मन बदले तो ये मेरा कार्ड है। प्लीज मुझे एक बार याद जरूर करिएगा। हृदयम ने सीएमओ से विदा लेते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी सर।
हृदयम हॉस्पिटल से बाहर निकला तब तक रात के 9 बज चुके थे। आज हृदयम को शहर की फिजा